हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वेट एंड मेज़रमेंट। आप क्या समझते हैं वेट से और मेज़रमेंट से? फोर्स फ्रिक्शन के बारे में हमने पहले पढ़ा था पहले वाली वीडियोस के अंदर कि कितने टाइप की फोर्सेस होते हैं, कितने टाइप की फ्रिक्शन होती है, और कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेट और इट्स मेज़रमेंट। मतलब वेट क्या होता है और कैसे हम उसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 केजी आलू लेके आना है तो कैसे आप मेज़र करेंगे कि वो 1 केजी आलू हैं या नहीं हैं। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। The force with which the earth pulls an object towards itself is called weight of the object। मतलब वो फोर्स जिससे क्या करती है, हमारी धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना, उसी को बोलते हैं हम वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट। द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्गली एन ऑब्जेक्ट इज़ पुल्ड बाय द अर्थ। और वेट हमें क्या मेज़र करवाती है, वो हमें ये बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्गली कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ ने पुल किया, अपनी तरफ खींचा है। Since the weight is a force, it is measured in same unit as that of force। क्योंकि वेट भी क्या होता है, फोर्स ही है ये वेट भी। क्योंकि क्या कर रही है, हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, जितना खींच रही है वही क्या होता है, इसका वेट होता है ऑब्जेक्ट का। तो वेट क्या है, वो एक फोर्स है, तो वो मेज़र होगी सेम उसी यूनिट में। जैसे फोर्स को किस में करते हैं, न्यूटन में, तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की है कि वेट क्या होता है। वेट क्या होता है, वो फोर्स होती है जिसे अर्थ लगाती है ताकि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके, और इसका यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन। अब लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ द अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट विद द इक्वल फोर्स। अब हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, या हम हो गए, पेंसिल हो गया, चेयर होगी, टेबल हो गया, कुर्सी, मेज, कुछ भी हो गया। ठीक है, बॉल होगी, क्रिकेट का बैट हो गया। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं उनमें से क्या हमारी अर्थ उन पे इक्वल फोर्स लगाती है या फिर अलग अलग फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे किसके अंदर, एक्टिविटी 5.9 के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा। टेक अ स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग लो, जैसे ये ए फिगर के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, कुछ चीज़ें ले लो जिसके अलग अलग मास है। जैसे एक पेंसिल बॉक्स ले लिया, टिफ़िन बॉक्स ले लिया, या फिर एक छोटा सा पत्थर ले लिया। ठीक है, हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल। मतलब जैसे ये स्प्रिंग है ना, इसको क्या करो, एक कील के ऊपर लटका दो, और नीचे फिर क्या करना है, दूसरे एंड पे पहले तो एक पेंसिल बॉक्स को हैंग करो, फिर टिफ़िन को, फिर स्मॉल स्टोन को, ऐसे करके तीनों चीज़ों को अलग अलग करके मेज़र करना है। ठीक है, मतलब लटका देना है। जैसे पहले क्या किया इन्होंने, एक स्टोन को बांध दिया, किससे, स्प्रिंग से, और स्प्रिंग ऊपर किससे लगाया, किसी कील से दीवार के अंदर। हैंग द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग, डज द स्प्रिंग स्ट्रेच। और हमें भी क्या देखना है कि जैसे ही पत्थर स्प्रिंग को बांध दिया ना, स्प्रिंग कितना था पहले, इतना छोटा सा था, अब ये स्ट्रेच होकर इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट। और ऐसे अब क्या करना है, अब इस पत्थर को हटा दो, इसकी जगह क्या करो, अपना पेंसिल बॉक्स कर दो, लटका दो, इस पर बांध दो। फिर क्या करो, उसे हटा के फिर करो टिफ़िन बॉक्स बांध दो। ठीक है, या फिर कोई ऐसी छोटी सी चीज़, कोई कटोरी हो गई या फिर कोई ग्लास हो गया, वो बांध दो। तो इससे अलग अलग चीज़ों से क्या पता चलेगा कि ये स्प्रिंग सबसे ज़्यादा नीचे तक किस उसमें लेंथ में कौन सा ऑब्जेक्ट खींच सकता है। क्या पत्थर ने इसे बहुत नीचे तक लेके गए, ठीक है, टिफ़िन बॉक्स कितने नीचे तक लेके गया स्प्रिंग को, पेंसिल बॉक्स ने कहाँ तक लेके गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इस एक्टिविटी के अंदर। इज़ द स्ट्रेच कोज्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट द सेम। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लटका रखा है ना नीचे, वो क्या तीनों में सेम ही था कि जब पत्थर बांधा तो भी ये स्प्रिंग इतना ही नीचे तक स्ट्रेच हुआ। ठीक है, और पेंसिल बॉक्स बांधी तब भी इतना ही नीचे तक। तो ये बता रहा है कि क्या ये तीनों अलग अलग चीज़ बांधने के ऊपर तीनों ने भी एक सा स्ट्रेच किया था क्या, या स्प्रिंग, या फिर कभी स्प्रिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, जैसे इसमें कभी थोड़ा सा नीचे गया, कभी और भी थोड़ा नीचे गया। तो वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हंग फ्रॉम द स्प्रिंग, मतलब जब इस से स्प्रिंग से क्या कर रखा था, कोई ऑब्जेक्ट बांध रखा था,
द स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ क्यों आ रहा था? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है यहाँ पे, इस पे कौन फोर्स लगा रखी है? हमारी अर्थ फोर्स लगा रही थी, ठीक है, अपनी अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी इस ऑब्जेक्ट को। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कोज्ड इन द स्प्रिंग इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जब हम लटका रहे थे स्प्रिंग के साथ, तो अलग अलग फोर्स लग रही थी। कभी स्प्रिंग ज़्यादा खिंच रहा था नीचे, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, वेट के हिसाब से खिंच रहा था। दिस इंडिकेट्स दैट अर्थ पुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट फोर्सेस। और इससे क्या पता चला कि जो हमारी अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट पे एक जैसा फोर्स नहीं लगाती, वो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स लगाती है। दैट इज़ द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ डिफरेंट। और इसी वजह से क्या होता है, हर किसी का वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा वेट अलग है, हमारे भाई का अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, सबका अलग अलग है ना। टेबल का अलग हो रहता है, चेयर का अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अलग पुल करती है, सबको अलग अलग वेट से अपनी तरफ खींच रही है। कैन वी यूज़ द स्प्रिंग टू मेज़र द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो क्या अब हम ये स्प्रिंग जो यूज़ किया था इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम दो चीज़ों का अलग अलग वेट पता कर सकें? अब जो हमारे अंदर होता है ना वो मास होता है। जैसे हम बोलते हैं क्या कि हम 50 kg के हैं, तो वो क्या है, मास है, वो वेट नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। वेट होता है कि हमारी अर्थ हमें कितनी फोर्स से पुल कर रही है अपनी तरफ, वो होता है वेट। तो वेट क्या करेगा, अलग अलग जगह पे अलग भी अलग चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास होता है वो तो सेम रहेगा। अब हमारा मास कितना है, जैसे 49 kg हो या फिर 45 kg हो किसी का बच्चे का वेट, ठीक है, तो चाहे वो अर्थ के किसी भी कोने पे चला जाए तो मास कितना रहेगा, 45 ही रहेगा, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू वेट मेज़र वेट। मतलब जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस था ना, जो ये हम ऊपर स्प्रिंग यूज़ कर रहे थे कि कितना खींचेगा कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग तरीके से, तो ये क्या था, एक सिंपल डिवाइस था जिससे हम क्या मेज़र करते हैं, वेट या फिर फोर्स। जैसे हम तराजू का यूज़ करते हैं ना, या फिर कहीं से वजन लेके मतलब वो लेके आना हो, जैसे जलेबी हो गया, समोसा हो गया, तो वो क्या करते हैं, वेट देखते हैं कि कितना वेट हो गया। या फिर जैसे 1 kg आलू लेके आने हैं, है ना, तो क्या करते हैं, तराजू में तोल के देते हैं। तो क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज़ होता है ना तराजू, ताकि हम मास को मेज़र कर सकें। उसी तरीके से जो स्प्रिंग मास होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे वेट को क्या कर सके, मेज़र कर सके। अब इसके अंदर क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब क्या कर रखा है, जैसे ये देख लो आपकी, ये क्या है, दीवार है, ठीक है, यहाँ पे एक कील लगा रखी है। अब यहाँ पे क्या करो, इसके ऊपर ये स्प्रिंग को टांग दो, ये है स्प्रिंग, ठीक है। तो ये डिवाइस हो गया आपका। अब क्या करना है, आपने वेट ही देखना है अलग अलग ऑब्जेक्ट का। तो ये जो नीचे का एंड होगा ना इसका, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बांध देना है। तो जितना ये नीचे तक खींचेगा ना स्प्रिंग, उतना ही क्या होगा, उससे वेट मेज़र हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब आगे, व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक द स्प्रिंग स्ट्रेचेज एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टांग देंगे ना, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, खुल जाएगा ये नीचे तक, ठीक है। और इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, वेट का पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट का। देयर इज़ अ स्केल ऑन बैलेंस विच इज़ मार्क टू शो द वेट इन न्यूटन्स। और फिर क्या होता है, इस स्केल के ऊपर क्या होता है, देयर इज़ अ स्केल, मतलब इस बैलेंस के ऊपर क्या होगा, एक स्केल लगा होगा, ठीक है, जो क्या बता देगा, वेट बता देगा अपना। यूजुअली देयर इज़ ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मास इन ग्राम। और एक स्केल ऐसा भी लगा होता है जो क्या कर दे, मास को भी, मास की वैल्यू भी बता दे ग्राम के अंदर। These value have been marked with the assumption that spring balance is used on the earth. और these value have been marked with the assumption, मतलब ये वैल्यूज़ जो मार्क कर रखी हैं किस assumption के साथ कर रखी है साइंटिस्ट ने, कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसे यूज़ कर सकते हैं अर्थ के ऊपर, विद अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है।
लेट अस लर्न टू मेज़र द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करेंगे ताकि हम मेज़र कर सके क्या, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का। बट फर्स्ट लेट अस फैमिलराइज आवर सेल्फ विद द स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड विद थर्मोमीटर अर्लियर। मतलब अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कुछ समझेंगे, जैसे हमने थर्मोमीटर के बारे में समझा था कि वो टेम्परेचर को नापता है, ठीक है। और उसके 3 थे, एक तो केल्विन स्केल था, ठीक है, एक तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं टेम्परेचर को, एक केल्विन के अंदर था, एक फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर था। तो ये 3 क्या थी, इसकी मेज़रमेंट की यूनिट थी। वैसे ही वेट की भी अलग अलग यूनिट होगी, केजी के अंदर हो गया या फिर न्यूटन के अंदर होगा, क्योंकि मास किस में होता है, केजी में, और ये वेट किस में होता है, हमेशा न्यूटन में, क्योंकि ये एक टाइप की फोर्स है जो हमारी अर्थ अप्लाई करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो उसको अपनी तरफ खींच सके। एक्टिविटी 5.10। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, हमें ऑब्जर्व करना है क्या, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली। मतलब 5.13 जो हमारा फिगर है ना, उसके अंदर क्या दे रखा है, एक स्प्रिंग बैलेंस की फ़ोटो दे रखी है, हमें उसे अच्छे से देखना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट इट कैन मेज़र, और हम ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा वेट, कितना भारी वज़न वो अपनी तरफ मतलब वो मेज़र कर सकता है। द मैक्सिमम वेट इट कैन मेज़र इज़ 10 न्यूटन। और इन्होंने अब बता दिया कि जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट का जो कि मेज़र हो सकता है, जो वो नाप सकता है, वो क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। तो स्केल की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 10 न्यूटन। मतलब इसके बीच में किसी का कितना भी वेट हो, वो सारा स्प्रिंग बैलेंस मेज़र कर देगा। अब ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये कील के ऊपर टांग रखा है ना, ये क्या है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। तो नीचे ये क्या है, एक हुक लगा है। अब हमें जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट देखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस हुक के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को बांध देंगे। जैसे अपना ही देखना है तो हम क्या करेंगे, इस हुक के ऊपर लटक जाएंगे। तो ये यहाँ से जो ये मेज़रमेंट किए ना, 0 से लेके देखो 100, 1000 ग्राम्स, यहाँ पे क्या है, ग्राम के अंदर, जिससे मास को नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेट को किस में, न्यूटन के अंदर। तो 0 से लेके 10 के बीच में होता है ना न्यूटन का। तो और यहाँ पे ग्राम के अंदर अगर हम देखें तो 0 से लेके 1000 ग्राम, ठीक है, मतलब 1 kg तक का मास मेज़र हो सकता है। तो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट, ये पत्थर है, इसका वेट नापना है अपने, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पे ये पत्थर टांग दिया इस हुक से, तो इसका वेट क्या आया, यहाँ पे देखो, ये जो रेड लाइन है ये यहाँ पे आ गई, इसका मतलब इसका मास कितना है, 700 ग्राम्स, और फोर्स कितनी है, 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे नापा जाता है, मेज़र किया जाता है। लेट इज़ नाउ ट्राई टू, ओ माय गॉड, ये ऑनलाइन के चक्कर में भाई थोड़ा बहुत हो जाता है, सॉरी। Let us now try to find smallest value of weight that can be measured by the spring balance। अब हम देखेंगे कि कोई सबसे छोटा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका वेट नापेंगे कि सबसे छोटा कितना वेट मेज़र कर सकता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे क्या करो, इस फिगर को देख लो अच्छे से, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है एक पेज के ऊपर, हाउ मच इज़ द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। मतलब 2 बिग मार्क्स के बीच में कितना वेट डिफरेंस है ये देखना है हमें, ठीक है। जैसे ये 0 और 1 के बीच में ये कितने छोटे छोटे डंडे हैं ये देखना है। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 0.1 न्यूटन और बिटवीन 0.01 न्यूटन एंड 0.2 न्यूटन इज़ 1 न्यूटन। मतलब 0 और 1 के बीच में क्या है, 1 ही तो है, 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। अब 2 और 1 के बीच में सिमिलरली देखो, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो ये क्या हो गया, इसके डिफरेंस हैं कि इनके बीच का, 2 स्केल के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जैसे 2 यूनिट के बीच का, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। हाउ मैनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉल मार्क्स आर देयर बिटवीन 2 बिग मार्क्स।
अब क्या देखना है कि ये कितने छोटे छोटे से ये जो 2 लाइन 7 और 8 के बीच में ये छोटी लाइन कितनी है, ठीक है। तो ये देखेंगे, हम गिन लेंगे। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स, तो ये कितनी लाइन है, ये 5 लाइन्स हैं बीच में, ठीक है। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट, तो एक ये छोटी सी लाइन है, ये कितना वेट दिखाएगी। तो 1 स्मॉल डिवीज़न कितना रीड करेगी, 1 न्यूटन डिवाइड बाई 5, तो 0.2 न्यूटन को ये बताएगी। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज, तो जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे स्प्रिंग बैलेंस रीड कर सकता है वो क्या होगा, 0.2 न्यूटन। अगर इससे नीचे किसी का वेट है, जैसे 0.1 न्यूटन है किसी के ऑब्जेक्ट का वेट, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, वो मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे छोटी कैपेसिटी क्या है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस मेथड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट। अब क्या करना है, ये मेथड यूज़ करो और फिर क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है वेट की, दैट कैन बी मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू, जो किससे मेज़र हो सके, हमारे स्प्रिंग बैलेंस से। योर स्कूल लैब्स में हैव स्प्रिंग बैलेंस फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न में बी डिफरेंट। अब जो आपके स्कूल लैब्स के अंदर स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, हो सकता है उनकी ये जो लाइंस हो ना बीच में, वो क्या हों, अलग अलग हों। जैसे इसके अंदर क्या थी, 0 और 1 के बीच में क्या थी, मतलब 2 स्केल्स, बड़ी लाइंस के बीच में छोटी लाइन कितनी थी, 5 थी। तो क्या पता आपके स्कूल में 6 हों, है ना। तो ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है। देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू आर अबाउट टू यूज़। तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं उसे। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेज़र वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे हम वेट को मेज़र कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। फिर से एक एक्टिविटी करनी है 5.12, उसके अंदर हमें क्या करना है, मेज़र करना है। तो हमें क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस ले लेना है और कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं, और हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं should not be heavier than maximum value of the weight the spring balance can balance, otherwise it may get damaged। मतलब जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो स्प्रिंग बैलेंस की है ना, उससे कम वेट के ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। अगर ज़्यादा के कर दिए तो वो ख़राब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट आपका। तो सस्पेंड द ऑब्जेक्ट्स 1 by 1 फ्रॉम द हुक। तो क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पत्थर बांध रखा है, इसे हटा के फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर तीसरा लगा दो, फिर चौथा लगा दो। तो ऐसे करके जो ऑब्जेक्ट हमें जिसका वेट देखना है, तो यहाँ पे उन्हें टांगते चले जाएंगे। तो ऊपर इसके अंदर जो ये रेड लाइन जहाँ पे आएगी, वहाँ वही उसका क्या होगा, वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, जो ये रेड लाइन यहाँ पे दिखा रखी है। तो अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे पेंसिल बॉक्स टांग दी इसकी यहाँ पे, तो उसका वेट कितना दिखाया। कोई बॉटल है जो कि हाफ पानी से भरी हुई है, वो यहाँ पे टांग दी, तो उसका वेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब हमें रिपीट करनी है एक्टिविटी 5.10 से लेके 5.12 तक। फॉर द मास स्केल शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस टू मेज़र द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें इनका मास भी देखना है। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, एक तरफ तो ग्राम में मास भी मास जो है ग्राम्स के अंदर मेज़र होता है, यहाँ पे मास की भी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी, वेट की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू लिखते जाना ऑब्जेक्ट्स की। अ स्टेप फर्दर, अब हम क्या करेंगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नोन मास यूजिंग अ बीम बैलेंस। मतलब जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब जैसे मास निकालना है हमने किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम मेज़र कर सकते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, वेट को मेज़र कर लिया किससे, स्प्रिंग बैलेंस से, या फिर क्या कर लें, कंपेयर कर लें हम वेट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट से, जिसका वेट हमें, जिसका मास हमें पता है, ठीक है, यूजिंग अ बीम बैलेंस का यूज़ करके। Since the weight of an object remains almost the same everywhere on the earth, so for all practical purpose it is acceptable to weight an object to find its mass। मतलब जो हमारा वेट होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता है हमारी अर्थ के ऊपर, चाहे कहीं भी चले जाओ। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जैसे आपने मेज़र करना है, तो वेट किसी एक ऑब्जेक्ट का जब हमें मास निकालना हो,
तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे करें या फिर दूसरे किसी शहर में ले जाके करें या फिर स्टेट के अंदर, तो वो सेम रहेगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, एक माइंड में स्ट्राइक करेगा कि वेट और मास के अंदर फिर फ़र्क क्या है, ठीक है, अलग क्यों कैसे हुए, ये दोनों सेम चीज़ क्यों नहीं है? एज वी हैव लर्नड अर्लियर, मतलब चैप्टर 6 क्यूरियोसिटी के अंदर आपने क्या पढ़ा था, मटेरियल्स अराउंड अस के बारे में, ठीक है। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब मास क्या होगा, अमाउंट होगा किसका, मैटर का, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसे किस में मेज़र करेंगे, ग्राम के अंदर या फिर किलोग्राम के अंदर। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस, और मास क्या होता है, हमेशा सेम रहेगा हर जगह पे। वेट ऑन द अदर हैंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ और अनदर प्लैनेट्स पुल्स एन ऑब्जेक्ट, और जो हमारा क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी अर्थ लगाती है किसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हम ही हैं, हमारा वेट देखना है, ठीक है, तो हमारा वेट कैसे ही पता चलेगा, जो हमारी अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रही है ना, हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो वही क्या होगा, वेट, कि कितना वजन वो हमारे ऊपर, कितना फोर्स वो लगा रही है हमारे ऊपर, तो उस वो किस में मेज़र होगा, न्यूटन के अंदर। सिंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैन वेरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम ही वो होती है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस अर्थ के ऊपर, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ जब, लेकिन बहुत अलग होती है कब, जब एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट पे जाओ, जैसे यूनिवर्स के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होती, इसका मतलब वेट ज़ीरो होगा आपका, है ना। वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट, और वेट क्या होता है, चेंज हो सकता है लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर आप अर्थ के ऊपर हो, आप 40 kg के हो, तो यहाँ पे 40 kg के हो, तो अगर बाहर कहीं जाओगे तो मास आपका 40 kg ही रहेगा, लेकिन वेट अगर अर्थ के ऊपर जैसे 20 न्यूटन है आपका, तो ऊपर जाओगे यूनिवर्स के अंदर, मून के ऊपर या फिर कहीं पे भी जाओगे, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, तो वेट क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वेट और मास के अंदर क्या डिफरेंस है और इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, इस टेबल के अंदर क्या करना है, ऑल्दो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, इट्स वेट इज़ डिफरेंट ऑन अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स। मतलब मास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है ना, अर्थ के ऊपर कितना था, 1 kg था, मून पे भी 1 kg रहा, मार्स पे भी 1 kg रहा, वीनस पे भी 1 kg और जुपिटर पे भी, लेकिन जो वेट था ना ऑब्जेक्ट का वो अलग अलग हो गया। कैसे, अर्थ पे 10 न्यूटन वेट दिखा रहा था, मून पे 1.6 न्यूटन, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती इतनी, इस वजह से क्या हुआ, वेट कम हो गया। मार्स पे भी इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उसका भी कम हो गया, 3.8 न्यूटन। अब वीनस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस प्लैनेट की खुद की, तो 9 न्यूटन दिखा दिया। जुपिटर पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वेट क्या हो गया, बढ़ गया हमारा, 25.4 न्यूटन हो गया, ठीक है। अ स्टेप फर्दर इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, particularly for goods we commonly use, we are more interested in the amount of matter in an object rather than the force applied on the earth। अब हम क्या करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो क्या है, मास का यूज़ करते हैं ना कि वेट का। अब जैसे देखो, आपको आलू लेके आने हैं तो ये थोड़ी ना कहोगे कि वेट तोल के दो, आप ये कहोगे कितना मास है इसका, 1 kg है, 2 kg हैं, 5 kg हैं, कितने हैं। या फिर हमें अपना वज़न देखना हो, हमारा वेट देखना हो, तो हम क्या करेंगे, मास देखेंगे ना कि हमारा 50 kg है, 55 है, 45 है या 40 है। ये थोड़ी ना देखेंगे कि 2 न्यूटन का फोर्स है इसके अंदर, और पहले 4 न्यूटन था अब 2 न्यूटन हो गया तो वेट चेंज हो गया, ऐसे थोड़ी ना देखते हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, हम मास का यूज़ ज़्यादा करते हैं, केजी या फिर ग्राम के अंदर, बजाय किसके, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। मतलब वेट की जगह मास का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। However, though, while the unit of mass are used instead of term mass, the term weight is typically used।
लेकिन जो हमारा मास है, देखो ये नहीं बोलते हम कि कितना मास, हम क्या करते हैं, मास की यूनिट यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे कुछ लेके आना है, आलू लेके आना है, तो क्या कहेंगे, 1 केजी आलू दे दो। ये थोड़ी ना कहेंगे मास, एक मास कुछ मास लाना है हमें पोटैटो का, ये थोड़ी ना बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, मास की यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन वेट के अंदर क्या करते हैं, हम सीधा वेट यूज़ करते हैं कि इसका वेट कितना है, 0.1 न्यूटन या फिर 12 न्यूटन ऐसे करके। इट इज़ सेड दैट वेट ऑफ अ व्हीट बैग इज़ 10 kg। ये बोला गया कि एग्जाम्पल देखो, ये बोला गया कि वेट है ना किसी एक गेहूं की बोरी का कितना है, 10 kg है, ठीक है, 10 किलो की एक गेहूं की बोरी है। बट इन साइंटिफिक यूज़, मतलब जब हम साइंटिफिक यूज़ में देखें तो ये क्या होगा, गलत है। क्यों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, अगर साइंटिफिक टर्म में हमने देखे, जो साइंस की लैंग्वेज है उसमें क्या होगा, वेट तो न्यूटन में होगा, और जो जैसे ये 10 kg बता रखा है, ये किस में होना था, ये तो मास था। अगर गेहूं की बोरी है तो उसका मास होगा ना 10 kg, 10 kg उसका वेट थोड़ी ना होगा। तो ये चीज़ गलत है साइंस की लैंग्वेज में। इवन इफ़ एवरी डे लैंग्वेज इज़ मोर कैजुअल। लेकिन हम वैसे के क्या बोल देते हैं कि इसका वेट, जैसे अरे मेरा तो वेट बढ़ गया, 45 kg हो गया, 50 kg हो गया, तो वो क्या हो गया, वो गलत है। जब हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो वेट की न्यूटन में मेज़र होता है और मास यूज़ होता है kg और ग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे फ्लोटिंग और सिंकिंग का। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या, फ्लोटिंग और सिंकिंग का। अब जैसे एक पत्थर है, उसे पानी के अंदर फेंक दो तो वो क्या होएगा, नीचे जाके डूब जाएगा ना। जैसे कोई वो है, पौंड है, जोड़ है, ठीक है, गांव में तो जोड़ होते हैं, लेकिन आपके जो ये हैं शहर है उसमें तो नहीं मिलेंगे ये। तो क्या करना है, एक बाल्टी पानी लेना है, ठीक है, पानी के अंदर क्या करो, एक पत्थर लो, एक पत्थर लिया और उसके अंदर फेंक दिया, तो ये देखना है वो पत्थर ऊपर पानी में तैरेगा या फिर नीचे जाके डूब जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पत्थर का ज़्यादा मास होता है, तो ये क्या होएगा, इसके अंदर नीचे पानी के अंदर जाके डूब जाएगा। लेकिन अगर आप लो एक पत्ता या फिर कोई हल्की सी चीज़ ले लो, जैसे क्या हो गया, किसी चिड़िया का फर हो गया या फिर कोई और हल्की चीज़ होगी, वो क्या करो पानी के ऊपर डाल दो तो क्या करेगी, तैरने लग जाएगी। कोई प्लास्टिक का बोतल का ढक्कन डाल दो जैसे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तैरने लग जाएगा। या फिर जो बोट हम बनाते हैं बारिश के मौसम में, तो ऊपर तैरती है ना, तो वो क्या है, वो ऐसा क्यों होता है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाके डूब जाता है पानी के अंदर और कुछ क्या करते हैं, उसके ऊपर तैरते रहते हैं। तो वो चीज़ अब हम पढ़ेंगे। तो ये लड़की बोल रही है, इफ़ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन द वाटर, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को पानी के ऊपर रखें, कुछ तो क्या करते हैं, तैरने लग जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, सीधा नीचे बॉटम पे जाके फॉल हो जाते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ का, इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन वाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द बॉटम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का वो तो हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, तो ऐसा क्यों हुआ कि सारे ऑब्जेक्ट बॉटम पे जाके गिर रहे हैं, है ना। While taking out water from a bucket filled with water using a mug, do you notice that the mug feel lighter when it is inside water? तो जब क्या किया होगा, ये काम आपने रोज़ किया होगा, जब आप स्नान घर में, मतलब बाथरूम के अंदर जब हम शावर लेने जाते हैं या फिर नहाते हैं, तो क्या होता है, एक बाल्टी का पानी ले लिया, उसके अंदर क्या करते हैं, जब एक डिब्बा मग जिसे हम बोलते हैं, ये यूँ जैसे ये मग हो गया, ये इसके अंदर डुबोते हैं बाल्टी के अंदर, तो क्या करता है, जब ये पानी के अंदर चला जाता है मग, तो क्या होता है, बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे इसका ज़्यादा मास है ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम देखेंगे अभी। तो एक एक्टिविटी करना है, क्या, टेक एन एम्प्टी बोतल विद इट्स लिड क्लोज टाइटली एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर। क्या करना है, एक बाल्टी पानी लिया फुल भरी जैसे ये दिख रही, और एक बोतल ले लो टाइट, उसका ढक्कन बंद कर देना और खाली बोतल लेनी है, ठीक है। पुश द बोतल इन द वाटर, मतलब पानी को क्या करो, इस पानी के ऊपर इस बोतल को छोड़ दो। अब क्या करो, नीचे पानी के अंदर धकेलो इसे, ऊपर हाथ से यूँ धकेल दो इसे कि ये पानी के अंदर नीचे चली जाए। डू यू फील एन अपवर्ड पुश, तो क्या ऐसा लगेगा जैसे नीचे से पानी धक्का मार रहा है कि ये बोतल ऊपर ही रहनी चाहिए।
अब क्या करो, बोतल को छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगी, एकदम से बाउंस अप हो जाएगी, मतलब एकदम से ऊपर यूँ उछल पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हुआ ये अब हम देखेंगे। You would have felt an upward push and the bottle bounced back to the surface of water। मतलब हमें क्या दिखा, एक अपवर्ड पुश, मतलब जैसे पानी नीचे से ऊपर बोतल को धकेल रहा था और फिर बोतल क्या हो गई, एकदम सरफेस के ऊपर आ गई। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उससे ये पता चला कि जो बाल्टी के अंदर पानी था वो क्या कर रहा था, एक फोर्स अप्लाई कर रहा था, जिससे वो बोतल है वो ऊपर पानी पे उछल के एकदम आ रही थी। इन फैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। मतलब सिर्फ पानी पानी नहीं, अगर दूसरा लिक्विड होता तो वो भी क्या करता, ये सिमिलर फोर्स अप्लाई करता। द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथर्स्ट और बायंट फोर्स। मतलब जो फोर्स किसी लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ धकेले जाए ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अपथर्स्ट फोर्स या फिर बायंट फोर्स। तो ये चीज़ याद रखने की है, इसे याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे बायंट फोर्स की डेफिनेशन बताओ एग्जाम के अंदर, तो ये वो फोर्स होगी जो लिक्विड अप्लाई करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे क्या करो, बाल्टी है, उसके ऊपर बाल्टी फुल है पानी की, ठीक है, उसके ऊपर अपना हाथ मग रख दिया उसके अंदर जिसमें से जो पानी निकालते हैं, ठीक है, उस मग के ऊपर क्या करो, अपना हाथ रख के और उसे नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करो, तो वो क्या आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। तो वो क्यों, क्योंकि वो जो पानी है वो हमें धकेल रहा है ऊपर की तरफ। वही फोर्स क्या होती है, बायंट फोर्स होती है, या फिर किसे अपथर्स्ट फोर्स भी बोलते हैं। When an object is placed in liquid, the gravitational force due to the earth act on its downward। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बोतल थी पानी की, खाली बोतल थी, ये पानी के ऊपर रख दी, ठीक है, लिक्विड के ऊपर, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो तो उसे क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी ना। पर जो बायंट फोर्स है वो क्या करेगी, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी और वो उसे ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हुई बायंट फोर्स से, मतलब बायंट फोर्स कौन सी, जो हमारा लिक्विड लगा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी, जो हमारी अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ नीचे खींचने के लिए, ठीक है। अगर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब नीचे खींचने वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और अगर क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू बायंट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी बायंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक, डूब जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द बायंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब कोई लिक्विड कितना मतलब डेंस है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितनी बायंट फोर्स वो लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जैसे देखो, डेंसिटी का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा मास किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। अब जैसे पानी का देखो, पानी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। लेकिन अगर ऑयल वगैरह या दूसरे लिक्विड देखेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो डेंसिटी वेरी करती रहती है, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, अब जो हमारे आर्किमिडीज हैं, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि कभी एक ऑब्जेक्ट जो कि फुल्ली या फिर आधा इमर्स होगा किसके अंदर, पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, तो वो एक्सपीरियंस करेगा एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। तो वो उसके इक्वल होगी कि जितने एरिया के अंदर जितना पानी उसने हटाया है ना, वो खुद आया है उस पानी के ऊपर, उसके इक्वल होगी। दिस इज़ नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी को बोला गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने की थी। If the weight of liquid displaced by object is smaller than the weight of object, the object will sink in the liquid। मतलब अगर किसी लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस करेगा, मतलब जो डिस्प्लेस हुआ किससे, ऑब्जेक्ट से, अगर वो थोड़ा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा, किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा लिक्विड के अंदर। अगर वेट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट,
अगर लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब इसे ऐसे समझो जैसे दो दोस्त खड़े हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, या फिर दो भाई भाई हो गए या भाई बहन, छोटे बच्चे होते हैं तो लड़ते रहते हैं ना आपस में, तो ऐसे ये दो जने हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल मास के हैं, जैसे ये भी 50 kg का, ये भी 50 kg का है, तो ये इसको धक्का मारेगा तो ये नहीं हिलेगा, ये इसको धक्का मारेगा तो नहीं हिलेगा। ठीक है, अगर एक हो गया सिर्फ 20 kg का, एक ये 50 kg का, तो ये 50 kg वाला इसको धक्का मारेगा तो ये तो गिर जाएगा ना नीचे, और ये 20 वाला 50 को मारेगा तो ये क्या करेगा, कोई असर ही नहीं होगा इस पर, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ये 50 kg का है, इस पर इतना फोर्स लगेगा ही नहीं। सेम इसी तरीके से है यहाँ पे आर्किमेडिक्स के प्रिंसिपल के अंदर कि वेट ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेस हुआ है वो थोड़ा होगा तो सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा लिक्विड पानी के अंदर, अगर इक्वल होगा तो क्या करेगा, वो फ्लोट करने लग जाएगा लिक्विड के ऊपर। सिंपल। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी भी सुना है पहले, देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, मतलब कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। वन सच रॉक इज प्यूमाइस, मतलब प्यूमाइस नाम की एक रॉक है, वो ऐसी ही है जो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। वो किससे बनी है, वो वोल्केनिक इरप्शन, जो हमारे ज्वालामुखी फटते हैं ना, उससे जो लावा होता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जैसे क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, तो उसके बाद क्या होगी, रॉक बन गई। ठीक है, ये पत्थर बन गई। तो ये पत्थर क्या होते हैं, व्हेन लावा विद लोड्स ऑफ गैस एंड वाटर वेपर कूल्स क्विकली, मतलब लावा के अंदर क्या होगा, जो रेड ज्वालामुखी से निकल रहा है उसके अंदर गैस होती है बहुत सारी, वाटर वेपर होते हैं, तो वो यूं के यूं क्या हो जाता है, वो जब ठंडा हो गया जम जाता है ना, तो टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड, मतलब उसके अंदर क्या हो जाते हैं, पत्थर के अंदर क्या होंगे, वो गैस अंदर, मतलब अंदर के अंदर रह जाती हैं, तो इसी वजह से क्या होंगे, ये पत्थर क्या होते हैं, लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। पोरस रॉक्स, मतलब छेद से हुए रहते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर क्या होती है, हवा भर जाती है, जो क्या कर देती है, इनको कम डेंस करती है, किससे, पानी से, इसी वजह से क्या होंगे, फ्लोट होंगे। तो पानी से जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तो फ्लोट करेगा, और पानी से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या कर जाएगा, सिंक। अब एक स्नैपशॉट, मतलब ये पूरे चैप्टर की समरी है कि आपने क्या पढ़ा है अब तक। ठीक है, तो एक फोर्स के बारे में पढ़ा था शुरू में कि फोर्स क्या होता है, पुल या पुश होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, सिंबल क्या होगा, एन। अब फोर्स क्या होती है, कांटेक्ट भी हो सकती है, नॉन कांटेक्ट भी हो सकती है। कांटेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टच होना, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, और जो बिना टच हुए कोई फोर्स अप्लाई हो वो क्या होगी, नॉन कांटेक्ट। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होंगे, एग्जाम्पल कांटेक्ट फोर्स के, और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स के। अब जो फोर्स है वो चेंज कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसका मोशन, या फिर दोनों। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है। कैसे कैसे, एक गुब्बारा हो गया बड़ा सा, अगर उसके ऊपर अपना हाथ रख दे तो गुब्बारे की शेप बदल जाती है। द फोर्स विच कम इन टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अगर कोई एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, जब वो ऑब्जेक्ट दूसरे सब्सटेंस के ऊपर से गुजरने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमारे साइकिल के टायर जो फर्श के ऊपर से चल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लगा रहे हैं। इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो ये क्या हो गए, डिफरेंट अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। जैसे हमारे साइकिल के टायर तो फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो हमारी जो नीचे रोड है वो फोर्स लगाएगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, मतलब किसी मैग्नेट ने कोई फोर्स लगाया या तो दूसरे मैग्नेट पे या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हमारा
फेरस के कंपाउंड हो गए, जैसे आयरन नेल हो गया या फिर कोई और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, अपनी मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स किसी चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी पे लगाई जाए वो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो फोर्स जिससे हमारी जो अर्थ होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने लग जाती है वो क्या होगी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रही है किसी चीज़ को। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है अर्थ, वो क्या होता है, वेट किसी ऑब्जेक्ट का। और उसे किस में नापते हैं हम, न्यूटन के अंदर, ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। अब जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, अनचेंज रहता है, लेकिन जो वेट है वो वेरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। When an object is placed in a liquid, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी के अंदर डालेंगे, किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, तो जो फोर्स अप्लाई होगी लिक्विड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होगी, अपर डायरेक्शन के अंदर होगी, और उसी को क्या बोलेंगे हम, बाइंड फोर्स या फिर अपथर्स्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, मतलब खोजबीन चालू रखनी चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितना आपने सीखा और कितना पानी में हो, ठीक है। तो ये क्या करने हैं, ये इधर क्या है, फोर्स के टाइप की ये फोर्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल से मैच करना है, ठीक है। एक दो मैं बता देती हूँ, बाकी क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होगी, मतलब हमारी मसल्स लगा रही हैं, तो मसल्स कौन सी जगह पे लगाएंगी, अब देखो मस्कुलर फोर्स होगी अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। अब कोई क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल जा रही है, तो बाउंड्री लाइन पे टच होने से पहले ही क्या कर रही है, रुक रही है अपने आप, तो उसमें कोई मसल्स लगी क्या, नहीं लगी। दूसरी है चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग। अब कोई बच्चा है वो अपना स्कूल बैग उठा रहा है, तो उसके अंदर मस्कुलर फोर्स लगेगी, मतलब अपनी मसल्स जो होती हैं हमारी, जो बाइसेप्स बॉडी बनाते हैं, जब बताते हैं कि इसके डोले, जैसे उसने सनी देओल ने बोला था 2.5 किलो का हाथ, तो ये 2.5 किलो का हाथ लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, तो ये देखना है हमें। तीसरा है फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। अब जो हमारे घर पे, जैसे अब किसका सीज़न है, जामुन का सीज़न है, जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हो, एक जामुन नीचे आके आपके सिर पे लग गई, मतलब नीचे गिर गई ट्री से, तो उसमें क्या मस्कुलर फोर्स लगी, मतलब कोई मसल थोड़ी ना लगी है किसी की। अब नेक्स्ट है बलून रब्ड ऑन अ वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। मतलब एक बलून को किससे, वुलन क्लॉथ से रगड़ दिया और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, आपके बालों को अट्रैक्ट करके, मतलब ये सीधे खड़े हो रहे हैं आपके बाल, तो इसमें भी कोई मस्कुलर फोर्स नहीं लगी। अ कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। अब कोई कंपास की नीडल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसमें कोई मस्कुलर फोर्स थोड़ी ना लगी। मस्कुलर फोर्स कहाँ लगी, जब आप अपना बैग अपने कंधे पे उठा रहे थे, वहाँ पे आपकी मसल्स यूज़ हुई। अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का आपने देखा था कि ये क्या करता है, जो कंपास है ना उसको, उसके नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगी, जब कंपास का नीडल पॉइंट करने लगा नॉर्थ डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को चलने से, मतलब जैसे हम वो रोक रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कब रोक रही है, जैसे एक बॉल रुक रही है अपने आप, तो वहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होगी, जब हमारी पृथ्वी अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगी, तो कोई फ्रूट है वो ऊपर हवा में नहीं उड़ा, नीचे सीधा पृथ्वी पे आ गया, मतलब हमारी अर्थ पे नीचे ज़मीन पे आके गिर गया, तो किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा था कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी या फिर चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो सेम ये केस है बलून का, ठीक है। प्रिपेयर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लर्निंग, व्हाई, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर एंड व्हाई नॉट, ठीक है। तो ये आप खुद प्रिपेयर करोगे। अब ट्रू फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हमेशा एक फोर्स चाहिएगी ताकि किसी
मोशन की, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज करनी है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, ट्रू। ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सेम उसी तरीके से हो गया, आप सामने की तरफ भाग रहे हो और पीछे से कोई आपकी साइकिल को पकड़, मतलब आप साइकिल चलाना चाह रहे हो और पीछे से कोई आपके साइकिल के कैरियर को पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लग जाए, तो इससे स्पीड थोड़ी ना बढ़ेगी आपकी साइकिल की। सेम उसी तरीके से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है कब, जब एक बॉल एक स्पीड पे एक ग्राउंड के ऊपर चल रही है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? फ्रिक्शन क्या करती है, स्पीड को डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयर इज़ नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। मतलब अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे रख दें, ठीक है, तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगी, ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को आके अगर चिपक जाएं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही तो देखा था ना हमने कि एक फोर्स होती है, एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज हो या फिर चार्ज हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, फोर्स। टू बलून रब्ड विद द वुलन क्लॉथ आर ब्रोट नियर ईच अदर, वट वुड हैपन एंड वाई। ये मैंने ऊपर एक्टिविटी करवाई थी ना, तब देखा था, बताया था आपको कि दो बैलून्स होंगे, उनको रब करेंगे वुलन क्लॉथ से और एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, बलून अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। When you drop a coin in glass of water, it sinks, but when you place a bigger wooden block in water, it floats. Explain. तो ये अभी ऊपर हमने पढ़ा था फ्लोट और सिंक का कंसेप्ट, कि बाइंड फोर्स क्या हो जाती है, अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर बाइंड फोर्स कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। हिंट मैंने दे दी, आंसर आप खुद निकालोगे। अब क्या करना है, इफ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट स्लोज डाउन, स्टॉप मोमेंटरली एंड देन फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। मतलब एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो आप, ठीक है, पहले तो वो धीरे हो जाती है, फिर एक जगह पे आके रुक जाती है और फिर वापस वो क्या करती है, ग्राउंड की तरफ आ जाती है। तो कौन कौन सी फोर्स लगेगी ये हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसका भी आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन सारे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर बताने हैं, ठीक है, और जो ना आए उसको क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना, तो मैं डिस्कस कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो बना के, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।